हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल ऑल ऑफ यू? प्लीज़ एक बार बताइए मुझे, सभी लोगों को। एक साथ पीडीएफ आएगा जानवी, मैंने जानबूझकर पीडीएफ अपलोड नहीं किया। ये दोनों क्लास का पीडीएफ मैं आपको मर्ज करके दूंगा। ठीक है, थैंक यू। ओके, कोई बात नहीं राहुल, कोई बात नहीं। जैसा मैंने कहा था के जी एस यूजर, और मैं कई बार ये बात दोहरा चुका हूँ कि जब दो विषय आपके समाप्त हो जाएंगे तो लगभग 2 ढाई महीने में आपके दो विषय समाप्त होंगे। फिर आपके दो विषयों की कक्षाएं शुरू होंगी, तो आपके जो 6 सब्जेक्ट हैं वो दो दो के स्लॉट में चलेंगे। ठीक है, इससे ज़्यादा कक्षाएं नहीं होंगी दोस्तों, दो दो विषय होंगे आपके। हाँ बिल्कुल, उसका भाग है, लेकिन अंकित क्या है कि हमें उसके बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिले। और जब तक हमें एक चीज के बहुत सारे साक्ष्य नहीं मिलते, तब तक हम इस कंक्लूजन पर नहीं पहुंचते कि उस क्षेत्र में घोड़े पाए जाते थे। तो रीजन ये है कि चूंकि हमें सिर्फ सुरकोटदा से ही घोड़े के प्रमाण मिले हैं, तो हम ये नहीं कह सकते कि घोड़ा पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में पाया जाता था। मात्र देवी की प्रतिमा हर जगह से मिली है आपको। ठीक है, हर जगह से। चलें अब आगे बढ़ते हैं, टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। ध्यान दें, एक बार वापस से टॉपिक कनेक्ट करेंगे। बहुत बड़ी क्लास नहीं है, 40-45 मिनट की ये क्लास है, क्योंकि हमें एक टॉपिक जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसी के बचे हुए भाग को इस क्लास में खत्म करना है। और फिर मैं आपको प्रश्न भी दूंगा जिनके उत्तर आप कल की क्लास में लिख करके ला रहे होंगे। तो समझे पहले एक बार टॉपिक को कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ा था। तो सुबह जो हमारी क्लास हुई, सुबह की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन की इकोनॉमी का अध्ययन किया था। हमने उसकी अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया था। और साथ ही साथ सुबह की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के रिलीजन को भी स्टडी किया था। हमने उनके धर्म के बारे में भी बात की थी। और जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास, एक सेकंड रुकिए। और जो भी पुरातात्विक साक्ष्य हमारे पास उपलब्ध हैं, जो भी आर्कियोलॉजिकल सोर्स हमारे पास अवेलेबल हैं, उनके आधार पर हमने यह अनुमान लगाने का प्रयास किया है कि किस प्रकार की इकोनॉमी या किस प्रकार की रिलीजियस बिलीफ उस समय के लोगों के हुआ करते थे। तो इकोनॉमी को भी हमने 3 भागों में बांटा था। पहला हिस्सा था एग्रीकल्चर, अर्थात कृषि। दूसरे हिस्से में हमने चर्चा की थी एनिमल हस्बेंड्री या डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। और तीसरे हिस्से में हमने चर्चा की थी ट्रेड के बारे में, अर्थात व्यापार के बारे में। और रिलीजन के बारे में हमने ये जाना था, आप ही लोग कमेंट करके बताएं, क्या हमें सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की धार्मिक जानकारी है, ज़्यादा उनके रिलीजियस बिलीफ के बारे में पता है? तो जवाब है कि नहीं सर, हमें धार्मिक बिलीफ की या रिलीजियस जो बिलीफ है, धार्मिक विश्वास है, उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन जितनी भी मोहर हैं, जितनी भी मूर्तियां हैं, मतलब जितनी भी सील्स हैं, जितने भी आइडल हैं, उन सबको देखने के बाद ये पता चलता है कि सिंधु घाटी के सभ्यता के जो लोग हैं वो प्रकृति की पूजा किया करते थे, वो नेचर की वर्शिप किया करते थे। और इसका प्रमाण भी हमें मिलता है कि सर नेचर की वर्शिप के 2-3 प्रमाण हैं। एक तो जो सिंधु घाटी सभ्यता की मोहरें हैं, अर्थात जो भी आपको उस समय की सील्स मिली हैं, उसमें आपको बहुत सारे पेड़ पौधे, बहुत सारे पशु, इन सब के चिन्ह मिलते हैं। और दूसरी बात, पूरी हड़प्पा सभ्यता में आपको बड़े पैमाने पर मातृ देवी की प्रतिमा मिली है। बड़े पैमाने पर आपको गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी मिली है। एक प्रतिमा है जिसमें से दिखाया जा रहा है कि किस तरह से पेड़ पौधे और जीवों की उत्पत्ति हो रही है। एक और चीज है जो हमें दिखाती है यहाँ पर कि कहा जाता है कि ये आद्य शिव के उपासक थे। ये किसके उपासक थे? आद्य शिव के उपासक थे, प्रोटो शिव के ये उपासक थे। तो पशुपति नाथ की मोहर जो मोहन जोदाड़ो से हमें मिली हुई है, उसमें ये बातें देखने के लिए मिलती हैं। और जो ताबीजें हमें मिली हैं वो दिखाता है कि सुपर स्टेशन भी यहाँ पर था, अर्थात ये अलौकिक शक्तियों के बारे में भी बात करते थे। सुपरस्टिशियस भी सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। तो इतनी बातें हमने पिछली क्लास में पढ़ी थी। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा।
अब हम आगे बढ़ेंगे और जो हमारे बचे हुए हिस्से हैं अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो शुरू किया जाए, शैल वी स्टार्ट? बताइए मुझे एक बार, क्या आगे बढ़े? तैयार हैं आप लोग? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हमें बात करनी है तीन टॉपिक, चार टॉपिक बचे हुए हैं, तो उन्हीं चार के बारे में हम एक एक करके चर्चा करेंगे। पर क्या क्या बचा है? तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के अब हमें समाज के बारे में बात करनी है कि आखिर किस प्रकार की सोसाइटी थी, समाज की चर्चा करेंगे। समाज को डिस्कस करने के बाद हम कला की बात करेंगे कि आर्ट किस प्रकार का था, कला किस प्रकार की विकसित हुई। फिर हम पतन को डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ और पतन के बाद हम योगदान की बात करेंगे, अर्थात इसका कंट्रीब्यूशन क्या है ये हम डिस्कस करेंगे और हमारा टॉपिक समाप्त हो जाएगा। चलिए, तो सबसे पहले हम समाज की बात करेंगे, सोसाइटी की बात करेंगे कि समाज किस प्रकार का था सिंधु घाटी सभ्यता का। अब पहले आप ये समझ लीजिए, कुछ दिमाग में ढांचे बनाइए इतिहास को पढ़ने के कि आखिर जब जब हम ये शब्द का इस्तेमाल करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज, वैदिक सभ्यता का समाज या आर्यों का समाज, तो आखिर इस शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, मीनिंग बड़ा सिंपल है कि उस समय समाज में क्या कोई वर्ग था, उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति किस प्रकार की थी, क्या समाज में किस प्रकार की परंपराओं का पालन किया जाता था, क्या समाज में कोई वर्ग था, समाज मातृ सत्तात्मक था या पितृ सत्तात्मक था, अर्थात पैट्रियार्कल सोसाइटी थी या मैट्रियार्कल सोसाइटी थी, ये भी हमें देखना पड़ेगा। पितृ सत्तात्मक समाज का अर्थ होता है कि जहां पुरुष की प्रधानता होती है, मतलब समाज के जो निर्णय हैं, समाज के जो नियम कानून हैं, वो पुरुषों को ध्यान में रख करके बनाए जाते हैं। वहीं मातृ सत्तात्मक समाज का अर्थ होता है कि महिलाओं को ध्यान में रख करके किसी समाज के कायदे कानून जब बनाए जाते हैं तो उसे आप मातृ सत्तात्मक समाज कहते हैं। इन्हीं बातों को हम समाज के ढांचे में ढालते हैं, इन्हीं बातों को हम सोसाइटी के पैमाने में ढालते हैं। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जितनी भी जानकारी मिली है उसमें एक बात तो साफ है कि यहाँ पर ये जो समाज था ये समता मूलक समाज था। इंग्लिश में इसे कहा जाता है एगैलिटेरियन सोसाइटी। कैसी सोसाइटी थी? एगैलिटेरियन सोसाइटी थी, अर्थात समता मूलक समाज था। ये इसके बारे में एक मोटी मोटी जानकारी मिलती है। अब समानता की बात की गई है क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसी कोई चीजें देखने नहीं मिली हैं जो दो वर्गों में बहुत बड़े भेद को दिखा रही हो, तो माना जाता है कि यह समाज एगैलिटेरियन था, समता मूलक था, मतलब सभी लोगों को समानता के आधार पर ही ट्रीट किया जाता था। किसी के साथ भी बहुत गहरा सोशल कॉन्ट्रास्ट देखने के लिए नहीं मिलता या बहुत गहरा सोशल डिवीजन देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरी बात, जितनी भी हमें मोहरें मिली हैं उससे देख करके लगता है कि ये समाज मात्र सत्तात्मक रहा होगा। ये जो सोसाइटी है ये मैट्रियार्कल सोसाइटी रही होगी, इसके प्रमाण हमें मिलते हैं। और इसका सबसे बड़ा जो प्रमाण है वो जो हमें मिला है उर्वरा देवी की प्रतिमा, उर्वरा देवी की मूर्तियां जो गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी है वो दिखाती हैं, हर जगह पर वो पाई गई हैं कि शायद ये समाज मात्र सत्तात्मक रहा हो, शायद, मोस्ट प्रोबेबली। तीसरी बात यह है कि इस समय तक समाज में वर्ण नहीं दिखाई देता, समाज में जाति नहीं दिखाई देती, लेकिन देयर इज नो वर्ण सिस्टम, देयर इज नो कास्ट सिस्टम, बट एक चीज जो समाज में दिखाई देती है कि निश्चित तौर पर समाज में वर्ग थे, समाज में सेक्शन थे। देखो, जैसा मैंने कहा कि समाज के विभाजन के बहुत सारे आधार हो सकते हैं। एक सोसाइटी को अलग अलग तरह से आप बांट सकते हैं। जैसे भारत में जो समाज बटा हुआ है वो पहले वर्ण के आधार पर बंटता है,
फिर उसके बाद जाति के आधार पर बांटा जाता है। लेकिन बहुत से देशों में ये वर्ण और जाति नहीं होती, वहां पर समाज अमीर और गरीब के आधार पर बांटा जाता है। कुछ देशों में रंग के आधार पर समाज को बांट दिया जाता है कि काला रंग और गोरा रंग, जैसा हमें देखने भी मिला अफ्रीका में और बहुत हद तक अमेरिका में देखने मिला शुरुआती समय में, कि रंग के आधार पर समाज को बांटा गया है। तो जैसा भी हो, यहाँ पर दो वर्ग तो थे। एक शायद जो वर्ग था, एक वर्ग माना जाता है कि उच्च वर्ग था, उच्च वर्ग एलीट क्लास थी, और दूसरा सामान्य वर्ग था, अर्थात एक जनरल सेक्शन था। अब इसका प्रमाण क्या है सर? तो इसका जो प्रमाण है वो है शहर। आप देखें, जो शहर है, तो हमने डिस्कस किया था कि जो शहर है वो दो भागों में बटे हुए थे। जो पश्चिमी हिस्सा है, यह हिस्सा दुर्गीकृत था और यह हिस्सा ऊंचाई पर स्थित था, जबकि पूर्वी जो भाग है वो ओपन हिस्सा था। तो ये क्या दिखाता है? जो वेस्टर्न पार्ट है वो सिटेडल के रूप में था, जबकि ईस्टर्न पार्ट पूरी तरह से ओपन था। तो दिखाता है कि शायद यहाँ पर दो वर्ग रह रहे हों। जो पश्चिमी हिस्सा है, जो ऊंचाई पर स्थित है, जो चारों तरफ दीवालों से घिरा हुआ है, वहां निश्चित तौर पर उच्च वर्ग ही रहा होता होगा। इसलिए क्योंकि स्नानागार भी आपको ऊपरी इलाके में ही मिला है, द ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदारो भी आपको ऊपरी हिस्से में ही मिला है। तो ये दिखाता है कि समाज में दो वर्ग तो जरूर थे, एक उच्च वर्ग था और एक सामान्य वर्ग था। इसके अलावा शायद समाज में कोई और वर्ग नहीं थे, कोई और सेक्शन नहीं थे। अब समाज में किसी भी चीज की अगली जो पहचान होती है वो होती है कि आखिर किस तरह से रिलीजियस और सोशल बिलीफ के बारे में हमें पता पड़ता है। इसे हम कहते हैं अंतिम संस्कार। क्रीमेशन किस तरह किया जाता है, अंतिम संस्कार की विधि क्या है, क्रीमेशन करने की विधि क्या है। और दोस्तों याद रखिए, किसी भी संस्कृति या किसी भी धर्म की तीन सबसे बड़ी पहचान होती है। एक, वो किस तरह से पूजा अर्चना करते हैं। दूसरा, वो किस तरह से शादियां करते हैं। और तीसरा, वो किस तरह से अंतिम संस्कार करते हैं। इन तीन बातों के आधार पर ही हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग धर्म या अलग अलग पंथों का विभाजन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्रिमेशन सेरेमनी है, जो अंतिम संस्कार की विधि है, यहाँ लोगों को दफनाया जाता था, लोगों को दफनाया जाता था। और इसमें एक चीज और पाई गई है कि हमेशा इसमें कुछ ना कुछ वस्तुएं रखी जाती थी। तो ये क्या दिखा रहा है? अगर एक व्यक्ति को आप दफना रहे हैं, मैं आपको एक इमेज दिखाता हूं ताकि आपको समझ में आएगा। एक ब्यूरल है, इसका इमेज आपको देखने मिलेगा कि लोगों को दफना रहे हैं और दफनाने के साथ साथ उनके साथ कुछ वस्तुएं रखी जाती थी, कुछ इक्विपमेंट्स रखे जाते थे। ये देखिए, यहाँ पर इमेज आएगा, ये देखिए। अब एक कब्र की फोटो है ये, इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो ये एक व्यक्ति को दफनाया गया है और उसके बाजू में ये सारी वस्तुएं रखी गई हैं। तो वस्तुएं भी रखी गई हैं और ऑर्नामेंट्स भी रखे गए हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वस्तुएं हैं, ऑर्नामेंट्स भी रखे गए हैं। तो ये क्या दिखाता है? अगेन ये दिखाता है कि सर, समाज में सुपरस्टिशन था। जो समाज है उसमें अंधविश्वास के गुण हैं, क्योंकि ये माना जा रहा होगा कि शायद जब व्यक्ति मर जाएगा तो वो आत्मा या किसी दूसरे लोक में जाएगा, तो वहां उसे इस बेसिक चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो अंतिम संस्कार की विधि एक बार फिर हमें यही बता रही है कि समाज में अंधविश्वास था। ताबीजें हमें हर जगह से मिली हैं, ताबीज भी बताती हैं कि अंधविश्वास था, और अंतिम संस्कार की विधि भी हमें बताती है कि क्या था, अंधविश्वास था। इतनी बातें। एक और चीज आपको समझना होगा कि किसी भी समाज में हमें दो बातों का अध्ययन और करना होता है। एक तो समाज किस प्रकार के कपड़े पहनता था, और समाज में किस प्रकार का भोजन किया जाता था। तो कपड़े, जैसा हमने आपको पिछली क्लास में बताया कि एक बहुत बड़ा समूह था वीवर्स का। तो अगर बुनकर थे, मतलब लोग बुने हुए कपड़े पहनते थे। लोग कैसे कपड़े पहनते थे? बुने हुए कपड़े लोग पहना करते थे। और साथ ही साथ में चूंकि भेड़ पालन भी था, तो ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल भी किया गया है ठंड के लिए, वुलन क्लोथ्स का इस्तेमाल भी किया गया है। तो वीवर्ड क्लोथ्स हैं
और साथ ही साथ में ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल है। कहा गया है कि जो स्त्रियां हैं वो सामान्यतः स्कर्ट पहना करती होंगी या छोटे आकार में जो साड़ी वगैरह है उस प्रकार से पुराना ड्रेस हो सकता है, और जो पुरुष थे वो सामान्यतः एक बड़ा सा कपड़ा लपेटा करते होंगे। ये कुछ साक्ष्य मिले हैं अलग अलग मोहरों को देखने के बाद। अब बात करते हैं भोजन कि फूड क्या था। तो भैया फूड में दोनों था, वेज प्लस नॉन वेज, दोनों प्रकार का फूड था। तो इसमें क्या क्या शामिल था? चावल था, गेहूं, जौ, इन सब का उपयोग किया जा रहा था। दुग्ध उत्पाद डेयरी प्रोडक्ट्स का प्रयोग किया जा रहा था, और इसके अलावा मछली का मांस या दूसरे प्रकार के मांस का प्रयोग भी किया जा रहा था। तो पीपल वर ईटिंग राइस, मील्स, barley, wheat, dairy product and the meat of various kind, and fish meat was particularly famous। जो मछली का मांस है वो शायद ज़्यादा फेमस इस क्षेत्र में रहा होगा। तो यहाँ तक आपको बातें समझ में आई, अंडरस्टूड। अब अगली बात समझो कि एक समाज में एक चीज और होती है कि सर क्या लोग यहाँ पर गहने पहनते थे, क्या लोग ऑर्नामेंट्स पहनते थे? जवाब है जी हाँ, लोग गहने पहनते थे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पुरुष और महिला दोनों ही गहने पहनते थे, मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्नामेंट पहनते थे। अच्छा, ये बात हमें सरप्राइज नहीं करती? क्यों नहीं करती? आप याद कीजिए, अगर बचपन में आपने रामायण या महाभारत देखा है तो उसमें भी पुरुष और महिला दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, दोनों ही गहने पहना करते थे। तो ऐसा नहीं है कि गहने सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं या सिर्फ पुरुषों के लिए हैं। और आज भी आप देखिए, आज भी पुरुष गहने पहनते हैं, बस उनके नाम हमने बदल दिए हैं। अंगूठी क्या है? एक गहना है। चैन क्या है? गहना है। और अब तो आप देखिए दोबारा से पुरुष जो है वो कान में बाली भी पहनते हैं आजकल, है ना। और भी अब नाक में भी अब कुछ पहन ले, तो अब वो पता नहीं, मुझे जानकारी नहीं, उसका अभाव है मुझे, लेकिन पहन लेते होंगे लोग, क्या ही भरोसा है। तो हमेशा से जो ऑर्नामेंट्स रहा है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए ही रहा है, बिकॉज ऑर्नामेंट का मतलब भी होता है ब्यूटिफिकेशन। आप सुंदरता के लिए आभूषण पहनते हैं। तो महिला और पुरुष दोनों ही सिंधु घाटी सभ्यता में आभूषण पहना करते थे, दोनों ही ऑर्नामेंट्स पहना करते थे। यही कारण है कि आपको बड़ी फैक्ट्रीज मिलती हैं। लोथल में आपको फैक्ट्री मिली है, चन्हूदड़ो में आपको फैक्ट्री मिली है, जहां मनके अर्थात बीड्स बनते थे। उसके अलावा सोने के आभूषण जो बहुत ही एलीट क्लास पहनता होगा, और चांदी के आभूषण जो शायद उससे नीचे वाली क्लास पहनती होगी, ये भी देखने के लिए मिलते हैं। तो ऑर्नामेंट्स भी देखने के लिए मिले हैं। और आखिरी में आ जाता है कि सर मनोरंजन के साधन भी समाज के बारे में हमें बहुत कुछ बताते हैं कि आखिर समाज में मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट क्या है, और समाज की जानकारी देते हैं। हमेशा मनोरंजन के साधन समाज में किस प्रकार के लोग रहते हैं वो बताते हैं, ठीक है। ओके, जैसे मान लीजिए कि अगर एक समाज है जहां पर लोगों को खून खराबा बहुत पसंद है, बुल फाइट पसंद आ रही है, या फिर लोगों को बहुत ही हिंसक खेल पसंद आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस ओर इशारा करता है कि समाज में हिंसात्मक प्रवृत्ति ज़्यादा है, जो डिस्ट्रक्टिव एलिमेंट है वो ज़्यादा है। कह दे रहे हैं कि भैया आपको बहुत ही वायलेंस फिल्में पसंद आ रही हैं, वो कह देंगे कि डिस्ट्रक्टिव प्रवृत्ति क्या है, थोड़ा ज़्यादा है ना। तो ये चीज़ दिखाई जाती है। और वही अगर समाज में एक ऐसा समाज है जहाँ पर बहुत ही सोफिस्टिकेटेड प्रकार की चीज़ें बड़ी पॉपुलर हैं, तो आप कहेंगे कि ये समाज जो है वो बहुत ही विकसित अवस्था में पहुंच, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी हमें मनोरंजन के बारे में बताती है। तो मनोरंजन में क्या था? सबसे ज़्यादा फेमस यहाँ पर शिकार था, हमेशा रहेगा, हंटिंग, नृत्य। अब नृत्य का प्रमाण क्या है सर? व्हाट इज द एविडेंस ऑफ डांस? तो एक मूर्ति मिली है जो कि कांसे की मूर्ति है, और वो जो मूर्ति है दोस्तों वो नर्तकी की मूर्ति है, ठीक है। एक कांसे की हमें नर्तकी की मूर्ति मिली हुई है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदाड़ो में हमें एक डांसिंग गर्ल मिली है। अभी मैं दिखाऊंगा आपको कहाँ पर है। मोहनजोदाड़ो से हमें एक ब्रॉन्ज ब्रॉन्ज का डांसिंग गर्ल का आइडल मिला है, डांसिंग गर्ल का आइडल मिला है। मोहनजोदाड़ो से हमें कांसे की एक नर्तकी मिली है। अच्छा, इसके अलावा शायद गैम्बलिंग भी होती थी,
अर्थात जुआ भी हो रहा था। तो समाज के बारे में ये बेसिक जानकारी है। तो सोसाइटी के बारे में आप निश्चित तौर पे आप कुछ ना कुछ बातें लिख पाएंगे, कुछ बेसिक आइडिया आपके दिमाग में ज़रूर होगा कि अच्छा समाज इस तरह से था, लोग इतनी सारी एक्टिविटीज़ किया करते थे, या लोग इन सब बातों में लगे हुए थे। ठीक है। अच्छा, अब ये जो दफनाने वाला पॉइंट है, जो हमारा क्रिमेशन वाला पॉइंट है, वो आप चाहें तो रिलीजन में भी लिख सकते हैं, वो आप धर्म में भी लिख सकते हैं, उसमें कोई समस्या आपको नहीं जाए। ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या समाज को समझने में कोई समस्या, एनी प्रॉब्लम? बताइए मुझे, कोई प्रॉब्लम है? ठीक, तो अब एक प्रश्न लिखेंगे दोस्तों आप लोग। अगर आपने ये समझ लिया है तो एक प्रश्न लिखेंगे। हाँ, मैं फोटो दिखा रहा हूँ आपको, बिल्कुल बिल्कुल, मैं हर एक की फोटो दिखा रहा हूँ। मुझे एक बात अच्छी लग रही है, देयर आर फ्यू पीपल जो कोशिश कर रहे हैं कि सर हम भी तो कुछ सोचें, और ये अच्छी बात है। देखो, हिस्टोरियन ने कुछ सोचा है, आप भी अपने इनपुट दे सकते हैं कि सर हमें ये लगता है। चलो एक प्रश्न लिखो और फिर मैं आपको कुछ फोटोज दिखा देता हूँ। देखो, एक तो मैंने आपको ये फोटो दिखाई, ये अंतिम क्रिया। ये देखो, ये आभूषण है, दीज आर दी ऑर्नामेंट्स, जो आभूषण यहाँ पर थे। अब आपको एक डांसिंग गर्ल का फोटो और दिखाता हूँ मैं। Just ये देखो, ये है डांसिंग। ये एक फोटो मिला है, और ये फोटो कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से मिला है। ओके, डांसिंग गर्ल। पशुपतिनाथ की मोहर भी मैं आपको दिखाता हूँ, पशुपतिनाथ की सील भी होगी यही कहीं। ये बांट थे दोस्तों, इस तरह से बांट का इस्तेमाल किया जाता था। ये टेराकोटा जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये बैलगाड़ी बुलक कार्ड के बारे में दिखा रहा है। बुलक कार्ड, एक मैं आपको और दिखाता हूँ, पोट्री है। ये यूनिकॉर्न है, ये बहुत ज्यादा मिला है, एक सींग वाला घोड़ा, यूनिकॉर्न, ये बहुत जगह मिला है आपको। ठीक, ये देखो, ये है पशुपतिनाथ की मोहर। दिस इज दी पशुपतिनाथ सील। अब इसमें अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति है जो योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। देखिए, आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, एक व्यक्ति है जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। पशुपतिनाथ कहा जा रहा है इन्हें। इनके आसपास आपको जानवर दिखेंगे, इनके आसपास आपको क्या दिखेंगे? जानवर दिखेंगे, हाथी भी दिखेगा आपको, गैंडा भी दिखेगा। ये सारे जानवर आपको यहाँ दिखेंगे। तो ये पशुपतिनाथ की सील है। ऐसी और भी सील्स आपको मिली हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपको यहाँ से मिलती रही हैं। चलिए, तो अब एक प्रश्न लिख लीजिए, ये हमने समझा दिया आपको। एक प्रश्न लिखेंगे आप लोग। अगेन कोशिश करें, जितने भी शब्द हैं 150 से 200 शब्द के बीच में लिखना है आपको। लिखें सिंधु घाटी। और अभी मैं आपको बिल्कुल सिंपल प्रश्न दे रहा हूं, अभी तुरंत जाके कंपेयर मत करने लगना कि सर ऐसे प्रश्न तो यूपीएससी में आते ही नहीं, स्टेट पीएससी में तो आते हैं, ऐसे ही आते हैं। और पहले ही दिन आप प्रो मत बनो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि पहले दिन आप गाड़ी चलाना सीखे और तुरंत आपने वो ऐसे चक्के बनाना शुरू कर दिए होंगे। ऐसा तो कभी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन चक्के बनाना शुरू कर दिए होंगे गाड़ी से, समय लगेगा। ठीक है, तो अभी तुरंत ऐसे प्रश्नों की तरफ नहीं भागना है। एनसीईआरटी पढ़ के आपको बेसिक आंसर लिखना सीखना है, फिर जब आप एडवांस क्लासेस करेंगे, जीएस की क्लासेस करेंगे, तो वहां आप फिर इन प्रश्नों पर जाइएगा। ठीक, तो अभी प्रश्न लिखें। सिंधु घाटी, सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक व धार्मिक धार्मिक परिस्थितियों परिस्थितियों पर प्रकाश डाले। वही मैं मान के चले कि 150 से 200 वर्ड्स में लिखना है आपको। 150 से 200 वर्ड। अभी मैं आपको शब्द सीमा में नहीं बांधना चाह रहा हूं। क्वेश्चन लिखें, थ्रो दी लाइट ऑन सोशल एंड रिलीजियस aspects of Indus Valley civilization. Throw the light on social and religious aspects of Indus Valley
सिविलाइजेशन। तो ये आपका होमवर्क हो गया, ये प्रश्न आपको लिख करके आना है। चलो अगले हिस्से पर चलते हैं। लिख लिया आप लोगों ने प्रश्न? हाँ बिल्कुल, वो सेम रहेगा। एक और अच्छा प्रश्न आया राहुल का कि सर जैसे हमने एक बार इंडस वैली का इंट्रोडक्शन लिख लिया है, तो क्या वही इंट्रो हम यूज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वहां हमने आखिरी में कनेक्ट किससे किया था? नगर नियोजन से। अब आप किससे जोड़ोगे? समाज और धर्म से जोड़ोगे, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमें चर्चा किसकी करनी है? अब हमें बात करनी है, हमने समाज के बारे में भी पढ़ लिया, हमने सोसाइटी के बारे में भी पढ़ लिया। अब हमें कला के बारे में बात करनी, आर्ट, कि आखिर सिंधु घाटी सभ्यता में कला किस तरह विकसित हो रही थी, या कला के किस तरह के रूपों का पालन सिंधु घाटी सभ्यता में किया जा रहा था। आर्ट फॉर्म क्या थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के? आइए जरा हम इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता में कला विकसित हो चुकी थी, और बहुत हद तक आपको एक अच्छा आर्ट देखने के लिए मिलता है। इसमें तीन चीजें हैं जो आपको कला का प्रमाण देंगे। एक तो मोहरे, मोहरे जिन्हें आप सील कहते हैं। दूसरा प्रमाण जो आपको मिलेगा वो है मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, पोट्री, पोट्री। तीसरा जो इसका प्रमाण है कांस्य कला, ब्रॉन्ज आर्ट, कांस्य कला। चौथा इसका प्रमाण है मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने या टेराकोटा, मिट्टी के खिलौने या टेराकोटा। पांचवा आभूषण, आभूषण व मनके, ऑर्नामेंट एंड बीट्स, ऑर्नामेंट एंड बीट्स। ये बातें अगर इतनी चीजें किसी भी समाज में हैं, तो ये दिखा रहा है कि यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर है। और मूर्तियां भी हैं, इसमें आप ये भी जोड़ सकते हैं कि आपको मूर्ति भी मिलती है, ठीक है, आइडल्स भी देखने के लिए मिलते हैं। तो अगर इतनी चीजें किसी भी समाज में हैं, तो आप कह पाएंगे कि हाँ, उस क्षेत्र की जो कला है, उस क्षेत्र की जो आर्ट है, वो डेफिनेटली बहुत डेवलप हो चुका है, वो निश्चित तौर पर उसमें बहुत विकास हो चुका है, ठीक है। अब एक एक करके आप समझने का प्रयास करें कि आखिर ये कहना क्या चाहता है। जैसे यहाँ पर है पहला सीड्स, मोहरे। तो मोहरे जो है वो सामान्यतः नरम पत्थरों पर बनाई जाती थी। किस पर बनाई जाती थी? नरम पत्थरों पर बनाई जाती थी। ये सामान्यतः दोस्तों सॉफ्ट स्टोन पर बनाई जाती थी, सॉफ्ट स्टोन पर बनाई जाती थी। इसका इस्तेमाल किया गया है तो इसमें जानवर, जानवर हैं, कुछ सामान्य प्रतीक हैं, और कुछ इसमें आप कह सकते हैं कि चित्र भी हैं, स्त्री और पुरुष के चित्र भी हैं, ठीक है। तो जानवर अर्थात एनिमल्स हैं, बहुत सारी मोहरों में आपको एनिमल्स देखने मिलेंगे। कुछ जनरल सिंबल हैं, जैसे आपने कहा कि भैया चलो एक ऐसा कुछ बना दिया है, कोई में ऐसा कुछ बना दिया है, तो ये जनरल सिंबल्स हैं। जानवर में सब कुछ है, मछली भी है, यूनिकॉर्न भी है, सब कुछ देखने के लिए मिलता है। और चित्र हैं, चित्र जैसे कुछ पशुपतिनाथ की मोहर मिली है, इस तरह की कुछ और मोहरें मिली हैं। अब इसमें से आखिर इनका प्रयोग किस लिए होता था? तो इनका जो प्रयोग है वो एक प्रकार से पहचान और पत्राचार के लिए होता था। इनका प्रयोग किस लिए होता होगा दोस्तों? आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिटी के लिए, और साथ ही साथ में कोरिस्पोंडेंट के लिए। आइडेंटिटी और कोरिस्पोंडेंट के लिए इनका प्रयोग होता था।
तो सुबह भी हमने आपको यही समझाया था कि देखिए होता यह है कि जो सील है एक प्रकार से जो स्टैंप ड्यूटी होती है, तो हम स्टैंप लगा करके दे देते हैं, है ना। तो स्टैंप भी क्या बताता है, कोरिस्पोंडेंट का काम करता है। तो इसी तरह यहाँ पर जो सील्स थी वो भी कोरिस्पोंडेंट का काम ही करती थी और इनका प्रयोग पहचान के लिए भी होता था। अब अगर हम कुछ प्रमुख मोहरों की बात करें तो इसमें यूनिकॉर्न बड़ा फेमस है। यूनिकॉर्न सील जो हर जगह मिली है आपको, एक सींग वाले घोड़ा, एक सींग वाला घोड़ा। और अगर आप मोहनजोदाड़ो मूवी देखे हैं जो कि बड़ी फेमस फिल्म रही है, तो मोहनजोदाड़ो फिल्म में आपको ये देखने के लिए मिलता है। और फिर यहाँ पर एक और जो फेमस है वो है पशुपति नाथ, पशुपति नाथ की मोहर। मोहन जोदाड़ो से जो मिली पशुपतिनाथ, हाथी है, हाथी के साथ आपको बाघ, भैंस, गैंडा ये सब देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ये सब आपको देखने के लिए मिलता है। तो आप चाहें तो उसकी ब्रैकेट यहाँ लिख भी सकते हैं कि हाथी, एलिफेंट, बाघ, टाइगर, भैंस, बफेलो और गेंडा अर्थात राइनोसरस, ये देखने के लिए मिलता है। जो पशुपति नाथ का हमें सील मिला है मोहनजोदाड़ो से, उसमें एलिफेंट है, टाइगर है, बफेलो है और एक राइनोसरस है। तो ये सील्स दिखा रहे हैं। यूनिकॉर्न सील बड़ी फेमस है। एक सींग वाले घोड़े का जो सील है, मुद्रा है, वो बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत उसका उपयोग हुआ है, बड़ा शायद माना जाता होगा कि ये बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस है, बहुत ज़्यादा धार्मिक महत्व होगा। ये सारे उसके कारण हो सकते हैं। दे कैन बी द मल्टीपल रीजन ऑफ दिस पर्टिकुलर फिनोमेना। आर वी क्लियर विद दिस? तो ये सील्स के बारे में इंफॉर्मेशन है, ये मोहरों के बारे में जानकारी है। अब जरा हम मिट्टी के बर्तनों की चर्चा भी कर लेते हैं। मिट्टी के बर्तन भी बड़े महत्वपूर्ण हैं दोस्तों, और हमेशा मैंने शुरू में ही आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन हमेशा से समाज के बारे में अच्छी खासी जानकारी आपको देते हैं। तो यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन हैं, तो लाल रंग के बर्तन देखने के लिए मिलते हैं और उसमें काले रंग से, काले रंग से चित्रकारी की गई है। रेड वेयर देखने के लिए मिलते हैं, रेड वेयर देखने के लिए मिलते हैं, पर उसमें ब्लैक ब्लैक पेंटिंग्स देखने के लिए मिलती हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूं कैसे। यहाँ पर भी कुछ साक्ष्य मिलते हैं कि चके का प्रयोग होने लगा था, व्हील का प्रयोग होने लगा था। कुछ कुछ साक्ष्य हैं कि शायद चके का प्रयोग कुम्हार करने लगे थे, व्हील्स का प्रयोग जो है वो कुम्हार करने लगे थे। मैं आपको इमेज दिखाता हूं, एक सेकेंड रुकिए। ये कुछ बर्तन हैं, लेकिन ये कांसे के हैं दोस्तों। ये देखो, दीज आर द पिक्चर्स। ये देखो पिक्चर्स। अब इसे अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो ये रेड कलर में बना हुआ है। इसका कलर क्या है? रेड। लेकिन इसके ऊपर आप देखो तो आपको ब्लैक पेंटिंग्स देखने मिलेंगी, दिख रही है आपको? तो रेड है लेकिन ऊपर आपको काले काले रंग के कुछ पेंटिंग्स देखने के लिए मिलेगी। तो इस प्रकार की जो पोट्री है उसका इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है। इस प्रकार की आपको चीजें देखने के लिए मिलती हैं। अब बर्तन भी समझ लिया। अब बर्तन के बाद यहाँ मिट्टी के खिलौने, और मिट्टी के खिलौने में टेराकोटा, इसे टेराकोटा कहा जाता है। टेराकोटा कुछ नहीं होता, बेसिकली मिट्टी को हल्का सा जब आप पका देते हैं तो उसको सेरेमिक मिट्टी, सेरेमिक सॉइल कहा जाता है। ठीक है, तो सेरेमिक सॉइल से जो फिर आप बनाते हैं उसको टेराकोटा बोलते हैं। तो वो ज़्यादा मजबूत होता है, वो ज़्यादा शाइनी होता है। तो इसको सामान्य हिंदी में हम ये कहते हैं कि पकी हुई मिट्टी से जो बना हुआ है वो टेराकोटा है। तो टेराकोटा के बहुत सारे खिलौने आपको मिले, बहुत सारे खिलौने मिलते हैं। फिर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कांस्य कला अर्थात ब्रॉन्ज। मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ दोस्तों, जगह नहीं है वहाँ। ब्रॉन्ज, कांस्य कला यहाँ पर बड़ी फेमस थी। तो हम जान ही रहे हैं कि ये जो पूरी की पूरी सभ्यता है, ये पूरी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? कांस्य युगीन सभ्यता है। दिस इज द ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। तो सर कांसा बनाया कैसे जाता था, ब्रॉन्ज कैसे बनाया जाता था? तो आप तांबा
और टिन को अगर मिला देंगे तो कांसा बन जाएगा। इफ यू मिक्स कॉपर विद द टिन इट इवेंचुअली गिव यू द ब्रॉन्ज। ब्रॉन्ज इज इक्वल टू कॉपर प्लस टिन। तो यहाँ पर जो कांसा है इसका प्रयोग करके बर्तन बनाए जाते थे और साथ ही साथ में मूर्तियां बनाई जाती थी और इसका आभूषण भी बनाया जाता था। तो इसका प्रयोग करके बर्तन भी बनाए गए हैं, आपको मैं इमेज दिखाता हूं। बर्तन भी बनाए गए हैं, आभूषण भी बनाए गए हैं और मूर्तियां भी बनाई गई। ये देखो, ये टेराकोटा है, ये टेराकोटा है, ठीक है। ये देखो, ये मूर्ति है, कांसे की मूर्ति है, ब्रॉन्ज है ये, ब्रॉन्ज। और ये बर्तन है दोस्तों, ब्रॉन्ज से बर्तन बनाए गए हैं। ब्रॉन्ज का उपयोग करके ही टूल्स भी बनाए गए हैं, कुछ बेसिक टूल्स भी बनाए गए हैं। ओके, तो कांसे का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था, ब्रॉन्ज का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया जाता था। तो आभूषण के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि सिल्वर, गोल्ड और ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज, कॉपर और फिर स्टोन, इन सब के, और कुछ मोती भी आते हैं, कुछ अलग अलग प्रकार के पत्थर, है ना। तो जो अलग अलग प्रकार के पत्थर होते हैं ना, डिफरेंट, इसको प्रीशियस स्टोन बोलते हैं हम। जैसे वाइट ब्लू स्टोन हो गया, ये जो प्रीशियस स्टोन होते हैं उनसे भी आभूषण बनाए जाते थे। तो आभूषण के लिए चांदी, सोना, कांसा, तांबा, आप कह सकते हैं मोती, मोती के अलावा पत्थर, कौन से पत्थर, जो बहुत ही ज़्यादा प्रीशियस स्टोन है, जो बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान पत्थर है, नीला पत्थर है, लाल पत्थर है। तो अलग अलग प्रकार के पत्थरों से आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। तो ये आर्ट एंड कल्चर है पूरा सिंधु घाटी सभ्यता का, कि इस तरह के आर्ट का प्रयोग शायद सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कर रहे थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग कर रहे थे, ठीक। अंडरस्टूड? क्या ये बात आपको समझ में आ गई? इसमें कोई डाउट है? यहाँ पर कोई समस्या है आपको? बेसिक बेसिक कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। यहाँ सर एक समस्या है, फिर हम एक टॉपिक और पढ़ेंगे एंड दैट्स इट, टॉपिक खत्म। ओके, मैं कोशिश करता हूँ, क्योंकि राहुल पता है ये मैं पीपीटी यूज़ कर रहा हूँ तो यार ये सेव नहीं हो पाता, बट आई ट्राई, मैं बात करता हूँ, कुछ ना कुछ हो जाएगा तो मैं कर दूंगा। प्लीज़ एक्सप्लेन यूज ऑफ सील मोर, ठीक है। ये एक डाउट आ गया, मैं पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। एक सवाल आया है कि सर जो आपने सील्स के बारे में बताया है, जो आपने सील्स के बारे में बताया है, मुहर, इसके प्रयोग के बारे में थोड़ा बताइए। देखो, मुहर का जो प्रयोग है वो को रिस्पोंडेंट के लिए होता था, पत्राचार के लिए होता था, और ये व्यापारी इस्तेमाल करते थे। कैसे? जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक व्यापारी है ए, और ए नाम के व्यापारी को अगर 10 जगह अलग अलग जगह अपना सामान भेजना है तो वो अपनी एक मुहर बनाता था। जैसे उसने कहा कि हाथी, तो हाथी का मतलब क्या हुआ कि जो भी सामान हाथी का है वो ए नाम के व्यापारी ने भेजा होगा। इसी तरह एक बी नाम का ट्रेडर है, उसे भी अलग अलग जगह सामान भेजना है या कोई लेटर भेजना है, तो उसने कहा कि मैं मछली का चिन्ह बना देता हूँ, तो मछली का चिन्ह बी की आइडेंटिटी हो गई होगी, है ना। इस तरह से मोहरों का प्रयोग किया जाता होगा शायद। और कुछ लोगों का कहना यह है कि सामान्य लोग तो वस्तु विनिमय ही कर रहे थे, लेकिन हो सकता है कि उच्च स्तर पर लोगों ने कुछ मोहरों का प्रयोग भी आदान प्रदान के रूप में किया हो। तो इस तरह कोरिस्पोंडेंट या आइडेंटिटी के रूप में हम सील्स का इस्तेमाल करते थे, हम मोहरों का प्रयोग करते थे उस टाइम। स्कूल, देखो मेरा यह मानना है कि स्कूल जैसी कोई व्यवस्था हो ना हो, पर शिक्षा की व्यवस्था तो जरूर होगी। और शिक्षा इस रूप में नहीं जैसे हम आज देखते हैं, शिक्षा उस रूप में होगी कि आपको सीखना है। वोकेशनल ट्रेनिंग, कोई पुस्तकें तो शायद नहीं होंगी, लेकिन वोकेशनल ट्रेनिंग जरूर होती होगी, है ना। जिसका जिसमें रुचि है, कितना अच्छा माहौल रहा होगा कि जिसका जिसमें मन है वो करने लगा। मेरा एक मन है कि भाई मुझे कुम्हार बनना है, मैं कुम्हार बन गया। किसी ने कहा कि नहीं मुझे मूर्ति अच्छा है, तो मूर्ति बना लिया। मुझे पेंटिंग अच्छी आती है तो मैं पेंटिंग करने लगा। तो शायद यही रहा होगा, लोग अपनी रुचि के हिसाब से लोगों के साथ काम करना शुरू किए होंगे, वहां से सीखे होंगे और फिर वो आगे बढ़ते गए होंगे। इस प्रकार की शिक्षा रही होगी। औपचारिक शिक्षा के प्रमाण नहीं मिलते,
फॉर्मल एजुकेशन के प्रमाण नहीं मिलते। ठीक है, हाँ बिल्कुल, यही आर्ट एंड कल्चर हम साथ में ही पढ़ रहे हैं, अलग से नहीं पढ़ेंगे। ठीक, चलो ध्यान दो। अब हम आखिरी टॉपिक पर आते हैं, सेकंड लास्ट टॉपिक पर आते हैं एक्चुअल में। वो है कि सिंधु घाटी सभ्यता का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन आखिरकार कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का डिक्लाइन कैसे हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता, इतनी विकसित सभ्यता जिसने इंजीनियरिंग के नए आयामों को छुआ है, तो इतनी बड़ी सभ्यता का अंत कैसे हो गया, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन का डिक्लाइन आखिरकार कैसे हुआ। अब पहले मैं पुराने इतिहासकारों को बताऊंगा और फिर मैं आपको नए इतिहासकारों को बताऊंगा। देखिए, पुराने इतिहासकारों ने इसके अलग अलग मत दिए। जैसे एक इतिहासकार आए जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। क्या नाम है? मार्टिमर व्हीलर। तो मार्टिमर व्हीलर ने यह कहा, मार्टिमर व्हीलर तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा कि इस सभ्यता का अंत हुआ है आर्यों के आक्रमण की वजह से। आर्यों के आक्रमण की वजह से इस सभ्यता का अंत हो गया। मार्टिमर व्हीलर सेज दैट दिस सिविलाइजेशन डिक्लाइंड ड्यू टू द invasion of the Aryan. Again, I'll repeat. Mortimer Wheeler says the civilization declined due to the invasion of the Aryans. अब थोड़ा सा इस कहानी को समझने के लिए हमें मैप को समझना होगा कि आखिर ये कहानी क्या कहना चाहती है सर। ये देखें, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता का जो विकास हुआ वो इन क्षेत्रों में विकास हुआ। यहाँ प्राइमरली सिंधु घाटी सभ्यता थी, मुख्य रूप से यहाँ पर, या थोड़ा और नीचे आएंगे तो इस क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता विकसित थी। अब हम जानते हैं कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो अगली सभ्यता आएगी वो होगी वैदिक सभ्यता। आफ्टर इंडस वैली इंडिया में जो अगली सिविलाइजेशन बनेगी वो है वैदिक सिविलाइजेशन। और ये माना जाता है, या माना क्या जाता है, प्रूव्ड है कि जो वैदिक सभ्यता है इसका विकास आर्यों ने किया था। मतलब जो वैदिक सभ्यता का विकास किया है वो विकास आर्यंस ने किया है। और माना यह जाता है कि जो आर्य हैं वो शायद मध्य एशिया से आए थे, वो शायद सेंट्रल एशिया वाले रीजन से या यहाँ कहीं इतनी जगह से आए हुए थे। तो ये कहा कि सिंधु घाटी सभ्यता अपना काम कर रही थी, लेकिन आर्यों को सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पता चला, वो यहाँ पर आए, उन्होंने अटैक किया, यहाँ के लोगों को मारा और व्यवस्था को खत्म कर दिया। और यहाँ उन्होंने एक नई सभ्यता बनाई जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो उनसे कहा यार इसको कोई प्रमाण दीजिए, इसका कुछ ना कुछ प्रमाण तो होगा, कोई ना कोई आपको ये तो बताना पड़ेगा, एविडेंस देना पड़ेगा। तो मार्टिमर व्हीलर ने कहा ठीक है मैं आपको एविडेंस देता हूँ। उन्होंने 2 एविडेंस दिए। उन्होंने पहला प्रमाण ये दिया कि देखिए आप हड़प्पा में एक जगह मिली है, हड़प्पा में एक जगह मिली है जहां आपको सामूहिक शव मिले हैं। हड़प्पा में आपको एक जगह मिली है जहां पर आपको ग्रुप में बहुत सारी बॉडीज मिली हुई है, ग्रुप में आपको डेथ बॉडीज देखने के लिए मिलती हैं। तो उन्होंने कहा कि ये सामूहिक हत्या लग रही है, तो एक प्रमाण है। दूसरा उन्होंने प्रमाण दिया कि मोहनजोदाड़ो में जो आखिरी चरण है, तो मोहनजोदाड़ो के लेटर फेज में यहाँ हिंसा की प्रवृत्ति दिख गई थी, क्योंकि बहुत सारे शरीर या बहुत सारी लाशें ऐसी हैं जिन पर चोटों के निशान हैं। तो जो ये दिखा रहा है कि समाज में हिंसा की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। तो 2 उन्होंने प्रमाण दिए कि हड़प्पा में आपको सामूहिक लाशें देखने के लिए मिलती हैं, और जो मोहनजोदाड़ो है यहाँ आपको हिंसा के प्रमाण देखने के लिए मिलते हैं। हड़प्पा में मल्टीपल डेड बॉडीज एक साथ ग्रुप में देखने के लिए मिलती हैं, और जो मोहनजोदाड़ो है वहाँ के लेटर पीरियड में जो वायलेंस के एविडेंस हैं वो ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर उभर करके आते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये सभ्यता हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में थी, या क्या सिर्फ 2 ही शहर थे? ये बात सच है कि मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटीज, but they were not the only cities in the Indus Valley civilization. लोथल, चन्हूदड़ो, राखीगढ़ी, बनावली, कालीबंगन, तुतकांगडोर, they were also equally important. तो अगर आर्यंस का अटैक हुआ तो हर जगह प्रमाण मिलने चाहिए, हर जगह से एविडेंस मिलना चाहिए।
पर ऐसा नहीं है, हर जगह उसके प्रमाण नहीं है। बनावली कालीबंगन में प्रमाण नहीं मिलते आपको। तो फिर इस मत का त्याग कर दिया गया कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ होगा, आर्यंस का अटैक सही नहीं है, और आर्यंस शायद बहुत ज्यादा बाद में आए हैं। दूसरा आया फिर एक बहुत अलग थ्योरी जो आज भी बहुत ज्यादा मानी जाती है। एक वॉल्टर फेयर सर्विस नाम के व्यक्ति हुए, वॉल्टर वॉल्टर फेयर सर्विस। वॉल्टर फेयर सर्विस नाम के व्यक्ति ने पारिस्थितिक पारिस्थितिक असंतुलन का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इंग्लिश में से कहा जाता है इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, और ये अब तक का सबसे अच्छा प्रमाण है, सबसे एक्सेप्टेड थ्योरी है। पारिस्थितिक असंतुलन, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, जो इंडस वैली के डिक्लाइन को दिखाती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता के पतन को दिखाती है। तो क्या कहा उन्होंने? वॉल्टर फेयर सर्विस ने यह कहा कि देखिए साहब, जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं वो बहुत ज्यादा कृषि करते थे, एक्सट्रीम, और वो लगातार अपने एग्रीकल्चरल लैंड को बढ़ाते चले गए, कृषि की भूमि को लगातार बढ़ाते चले गए। इसके लिए उन्होंने जंगलों को काटना शुरू किया, तो जंगल लगातार कटते चले गए, और जंगल जब बहुत ज्यादा मात्रा में कट गए तो इस पूरे इलाके में मरुस्थल है, यहाँ मरुस्थल है। और डेजर्ट, जो मरुस्थल होता है, डेजर्टिफिकेशन, उसकी एक प्रवृत्ति है कि अगर आगे उसे कोई भी बैरियर नहीं मिलता, आगे अगर उसे कोई भी बैरियर नहीं मिलता तो वो आगे मूव होता जाता है। मैं इसका आपको एक करंट एग्जांपल देता हूँ। देखिए, भारत में यहाँ पर एक माउंटेन है, और इस माउंटेन का नाम है अरावली। क्या नाम है? अरावली। आपको पता है अरावली भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अरावली नहीं होता तो ये जो थार का मरुस्थल है आज इस पूरे क्षेत्र में फैला होता। अब प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पर, आप रिसेंटली एक रिपोर्ट देखेंगे तो राजस्थान में अरावली का लगभग 25% जो भाग है वो खत्म हो गया है। क्यों? ड्यू टू द इलीगल माइनिंग। तो अरावली ऑलरेडी इसकी हाइट कम है और लोगों ने क्या कर दिया? इलीगल माइनिंग कर दी। तो सरकार ने क्या डिसीजन लिया है? गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया है कि वह गुजरात से लेकर के हरियाणा तक एक 1600 किलोमीटर लंबी और 5 किलोमीटर चौड़ा एक ग्रीन बेल्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? एक ग्रीन बेल्ट बनाएगा, एक हरित पट्टी बनाएगा, ताकि अरावली अगर खत्म हो भी जाए तो यहाँ एक बैरियर हम लगा दें। और ये बैरियर इसलिए लगाना होगा, अदरवाइज थार का मरुस्थल आगे बढ़ जाएगा। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने क्या किया? उन्होंने वो बैरियर ही तोड़ दिया, उन्होंने वो बाधाएं ही खत्म कर दी। तो यहाँ पर क्या हुआ? मरुस्थलीकरण हो गया। अच्छा, मरुस्थलीकरण का मतलब ये नहीं होता कि आपको रेत दिखने लगे। मरुस्थलीकरण का मतलब होता है कि जब जमीन बंजर हो जाती है तो उसे हम बोलते हैं कि यहाँ पर डेजर्टिफिकेशन हो गया। अगर रेत यहाँ तक है तो इसका प्रभाव यहाँ तक रहेगा, है ना? रेत तो यहाँ तक दिख रही है पर इसका प्रभाव आपको यहाँ तक देखने मिलेगा। ओके, तो यहाँ पर धीरे धीरे क्या हुआ? लोगों ने जंगल काट दिए, मरुस्थलीकरण आया, जमीन में पानी की और कमी आ गई, जमीन जो है उसमें लवणता बढ़ गई, सैलिनिटी बढ़ गई, उत्पादन में कमी आ गई, और पूरी सभ्यता की जो नींव थी वो कृषि थी। अगर कृषि ही खत्म हो जाएगी तो सभ्यता अपने आप खत्म हो जाएगी। तो लोगों ने देखा कि अब इस क्षेत्र में उत्पादन कम होने लगा है और धीरे धीरे सभ्यता खत्म हो गई। लेकिन अब मॉडर्न हिस्टोरियन है, उनका यह कहना है कि सभ्यता का कभी भी पतन हुआ ही नहीं। जो सिविलाइजेशन है इसका कभी भी डिक्लाइन हुआ ही नहीं। एक्चुअल में ये जो सभ्यता है इसका संक्रमण हुआ है, इसका ट्रांजिशन हुआ है। ये नई थ्योरी है। इन्होंने कहा कि सभ्यता, इतनी बड़ी सभ्यता खत्म नहीं हो सकती।
इतनी बड़ी सिविलाइजेशन किसी एक आक्रमण से, और भी लोग हैं, कुछ लोग बाढ़ बताते हैं कि बाढ़ की वजह से सिंधु घाटी सभ्यता डूब गई। तो बाढ़ कुछ नदी में आएगी कि एक साथ पूरी नदियों में आ जाएगी, है ना? तो बाढ़, जितने भी कारण बताए जाते हैं, तो उसमें सबसे बड़ी जो बात बताई जाती है कि सभ्यता का पतन नहीं हुआ, इसका संक्रमण हुआ, डिक्लाइन नहीं हुआ, बल्कि ट्रांजिशन हुआ। और ट्रांजिशन मोस्ट प्रोबेबली हुआ है ड्यू टू द इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। जो संक्रमण है वो हुआ है पारिस्थितिक असंतुलन के कारण। अब पारिस्थितिक असंतुलन कैसे आया? लोगों ने पेड़ काट दिए, जिसकी वजह से जमीन बंजर हो गई। जमीन बंजर हो गई तो लोगों ने कृषि करना कम कर दिया, और लोग यहाँ से मूव करके कहाँ चले गए? यहाँ से लोगों ने छोड़ा, यहाँ से लोगों ने मूवमेंट किया, और लोग मूव करके शायद दक्षिण भारत आ गए, या फिर कुछ लोग यहाँ पर चले गए। अधिकांश लोग जो आए वो दक्षिण भारत आए, मैक्सिमम लोग दक्षिण, द्रविडियन संस्कृति बनी। और जो लोग यहाँ पर रह गए उन्हें नॉन आर्यंस कहा गया, भारत के मूल निवासी नॉन आर्यंस, ठीक है, जिन्हें आर्यंस के साथ युद्ध करना पड़ा और उनकी उसमें हार हो गई। और बाद में आर्यों ने ऋग्वेद में उनके लिए दस्यु शब्द का इस्तेमाल किया है। क्लियर? तो ये एक कहानी है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जो आपको याद रखनी है। अब इसका जो कंट्रीब्यूशन है तो वो एक बार आप खुद, एक मैंने पीपीटी बना दी है तो वहां जाकर के आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। दिस इज योर टॉपिक, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। यहाँ इसका योगदान भी लिखा हुआ है कि अगर आप अभी देखें तो अभी भी, आज भी दुनिया में आपको ग्रिड आधारित शहर देखने मिलते हैं। आज भी आपको भूमिगत ढकी हुई जल निकासी व्यवस्था देखने मिलती है। आज भी हमें स्टैंडर्डाइज वेट और मीटर सिस्टम देखने मिलता है। आज भी हमें बहुफसल प्रणाली देखने के लिए मिलती है। आप देखें कि वर्तमान में भारत में शिव और मातृ देवी की पूजा की जा रही है, जो दिखा रहा है वर्तमान समय में लोगों को शिव, फल्स, पीपल, मातृ देवी पूजा करने की प्रथा को अपना लिया है। समुद्री व्यापार नेटवर्क आज भी है। आज भी मध्य एशिया से लेकर हम यहाँ तक व्यापार करते हैं और आभूषण बनाए जाते हैं। तो ये कंट्रीब्यूशन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का आज की दुनिया में। तो ये दोस्तों हमारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त होता है, सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक प्रश्न ये भी बन सकता है, ये जो आखिरी टॉपिक है यहाँ से, कि सिंधु घाटी सभ्यता का वर्तमान की सभ्यता में क्या योगदान है, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन इन द करंट सिविलाइजेशन। तो ये आप जवाब लिख सकते हैं। ठीक, तो अब हम अगला टॉपिक कल सुबह 10 बजे पढ़ रहे होंगे, और कल सुबह हम 10 बजे बात करेंगे वैदिक सभ्यता की। और एक प्रश्न मैंने आपको लिखने के लिए दिया है, और प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए, थ्रो द लाइट ऑन द सोशल एंड रिलीजियस एस्पेक्ट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक, कल हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपका कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। देखो, ये जो आप बता रहे हैं ना निर्मल, ये मैच्योर फेज का टाइमिंग है। किसका टाइम है? मैच्योर फेज का। मैंने वो अर्ली बताया था कि सबसे पहले इंडस वैली की शुरुआत वहां से हुई थी, और वो जो टाइमिंग बताई जा रही है वो मैच्योर फेज की टाइमिंग है। ठीक है, आक्रमण के प्रमाण नहीं है, और मुझे लगता है कि आक्रमण ऐसे नहीं हुआ होगा, शायद कुछ लोगों के बीच में हाथापाई हो सकती है, और फिर आर्यंस आए हैं। तो ये बात तो तय है कि जब आर्य भारत आए हैं तो भारत के जो मूल निवासी थे उनके साथ आर्यों का युद्ध हुआ था, और फिर एक नई सभ्यता का विकास हुआ जिसे हम वैदिक सभ्यता कहते हैं। चलिए ठीक है। हाँ, अब आपका हम टेस्ट करवा लेते हैं। ठीक है, हम टेस्ट करवा लेते हैं, नो प्रॉब्लम। एक काम करें फिर, चलो तो भैया कल मैं आपको दो चीज़ें और कर देता हूँ। कल मैं आपको दो काम कराऊंगा। एक तो हम पढ़ेंगे, कल का टास्क लो भैया। कल पहले नंबर हम क्या करेंगे? प्रश्न को डिस्कस करेंगे। ओके, पहला टॉपिक। दूसरा, हम 20 एमसीक्यू लगाएंगे, 10
फ्रॉम वैदिक पीरियड, सॉरी 10 फ्रॉम सोर्सेस एंड 10 फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन। फिर हम टॉपिक को पढ़ेंगे वैदिक एज। ठीक, ये करेंगे हम कल की क्लास में। तो कल प्रश्न भी लगा लेंगे और कुछ 10-10 प्रश्न दोनों के लगवा देंगे आपको, 20 क्वेश्चंस। ठीक, चलिए तो कल मिलते हैं आपसे। पढ़ करके आइएगा सारी चीज़ों को, पूरे नोट्स रिवाइज करके आइएगा। थोड़ी देर में आपको पीडीएफ डलवा दिया जाएगा, और जैसे पहले चैप्टर का हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ डलवा दिया था, 2 या 3 दिन के बाद सिंधु घाटी सभ्यता का भी हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ आ जाएगा। ठीक, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। टेक केयर। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।